नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो न केवल आप हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज की बातचीत दरअसल हम करना चाहते हैं एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा उठाया है मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और जो बात उन्होंने कही है ऐसा लगता है जैसे पूरे मामले पर उन्होंने एक तरीके से यू टर्न ले लिया है। क्या यू टर्न लिया है, नहीं लिया है, यह अलग तरीके का प्रश्न है। हम जानते हैं कि आरएसएस की आरक्षण के संदर्भ में एक एम्बिवलेंट सी भूमिका रही है, और इस संदर्भ में हम बार बार ये कहते रहे कि दरअसल आरएसएस वो संगठन है जो आरक्षण के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि आरक्षण की वजह से समाज के अंदर जातिवाद बढ़ता है, और जातिवाद अगर बढ़ता है तो हिंदू एकता की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो उस संदर्भ में वो बार बार एक बहुत ही बीच की लाइन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब मोहन भागवत ने बड़े आश्चर्यजनक रूप से, और यह आश्चर्यजनक रूप से इसलिए क्योंकि वही मोहन भागवत है जिन्होंने 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव के समय में यह कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। और अब 2023 में, जबकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और लोकसभा के चुनाव भी तकरीबन 6-7 महीने दूर है, उस संदर्भ में जो बात मोहन भागवत ने कही है वो हैरान करने वाली। तो आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि अपने यहां जो आरक्षण दिया गया है, अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनका जीवन पशु समान हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, उनका जीवन पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 साल चला है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग पूरा समर्थन देते हैं। यानी एक तरीके से आरक्षण को पूर्ण समर्थन देने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो दलित तबका है, जो वंचित तबका है, उसके साथ पिछले 2000 साल से अत्याचार होता रहा, और इस कदर अत्याचार होता रहा कि दरअसल उनका जीवन पशु के समान हो गया था, और ये स्थिति कमोवेश आज भी वही है। इसके बाद उन्होंने और बात कही, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर गौर करनी चाहिए। उनका कहना है कि आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव आज भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं है, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं है, सामाजिक बराबरी और सम्मान की बात है। जिन्होंने 2000 साल तक कष्ट झेला है, हम 200 साल तक कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि सवाल सिर्फ आर्थिक, इकोनॉमिक, जिसे इक्वालिटी की बात नहीं की जा रही है, राजनीतिक बराबरी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सामाजिक बराबरी की बात की जा रही है। और अगर उन लोगों ने 2000 साल तक झेला है तो हम 200 साल तक क्यों नहीं झेल सकते हैं। इस मसले पर करेंगे बातचीत, तो जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसका मतलब क्या है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने कोई बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है, ताकि जिस तरीके से पिछले दिनों कास्ट सेंसस की बात हो रही थी और इसको इंडिया गठबंधन लगातार उठाता रहा है, खासतौर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनेता, क्या उस संदर्भ में दिया गया बयान है डैमेज कंट्रोल के संदर्भ में, या फिर यह माना जाए कि आरएसएस का हृदय परिवर्तन हुआ है आरक्षण के संदर्भ में और इतिहास को देखने की दृष्टि के संदर्भ में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नीलांजन मुखोपाध्याय, जो आरएसएस के जानकार हैं, किताब भी लिखी है, और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने भी आरएसएस पे एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन दा, ये जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा है, इसको आप हृदय परिवर्तन मानते हैं, बुनियादी बदलाव मानते हैं? मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैग्मेटिक कदम है। 2015 में हमको याद करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा कि किस परिस्थितियों में वो बयान दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आए हुए मुश्किल से 1 साल और कुछ महीने ही हुए थे। रिश्ते भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में थोड़े बहुत तनावपूर्ण, शायद थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था जो दिखने को मिल रहा था। आरएसएस वालों की एक्सपेक्टेशंस थे कि मोदी जी
की जो सरकार है वो उनको ज्यादा कंसल्ट करेंगे। एक तरह का जो कॉर्डियलिटी बनी हुई है, जो मॉरल लीडरशिप जो संघ की होती थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होंगे, तो उन सब चीजों से जो स्ट्रक्चर्स थे वो सब काफी उसमें डिपार्चर्स हो गए थे। तो एक तरह से थोड़े अनसर्टनिटी थे। उसी वक्त में आपको याद होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने बिहार के चुनाव के बाद उस समय के जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे अमित शाह जी, उनको एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि पार्टी के अंदर चर्चा बिल्कुल खत्म हो गई है। उस पत्र को लिखने वाले अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शायद जसवंत सिंह जी भी थे उस समय, और शांता कुमार, इन लोगों ने वो चिट्ठी लिखा था। तो एक तरह से अनसेटल्ड सा अफेयर था, हायरार्की रीजिग हो रही थी। मतलब संघ परिवार की जो हायरार्की है, जिसमें एक समय संघ एक स्तर पे होता था, उसके नीचे ही भारतीय जनता पार्टी, तो वो रीवर्क हो रहा था, पूरी तरह से हुआ नहीं। आज के स्थिति में एक लेवल पे तो ये है कि पूरी तरह से रीजिग हो गया है। आज मोदी जी की सुप्रीमेसी, उनकी जो कल्टिफिकेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है, ओपनली डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन अपने आप को जिस तरह से एक समय में अपने आप को बड़ा भाई के तौर पे देखती थी, उस तरह से बड़ा भाई के तौर पे नहीं देखी है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्वालिटी, या एक ये भी माना जाता है कि बेसिक जो गवर्नेंस के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, राजनीति के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी की सुप्रीमेसी को मानते हैं। वो उनका काम एसेंशियली ये है कि जो संघ परिवार के अंदर जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से कोई ऐसा कदम ना ले ले कि जिसके चलते जो सारा कोऑर्डिनेशन है, जो सारा बैलेंस है, क्योंकि जो कंबाइंड कलेक्टिव बेनिफिट जो सरकार में रहने का मिल रहा है, वो तो पूरे संघ परिवार को मिल रहा है, और उनके आइडियोलॉजी का बहुत मेजर मतलब ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 9 साल में। तो ये सब चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि रिजर्वेशन एक मेजर मुद्दा है, तो आरएसएस ने थोड़ा सा प्रैग्मेटिक कदम उठाया है, और इस तरह से ये बयान भागवत जी का आया है। रिजर्वेशन के मामले में कई चीजें उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है। उन्होंने कहा जिन लोगों को पशुओं के तौर पे ट्रीट किया जाता था, तो क्या वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं? नॉर्मली जब ये पशुओं की तरह बात की जाती है, लोग इसका अनुमान लगाते हैं शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल ट्राइब को इन एनी केस संघ परिवार की राजनीति में अलग तरीके से देखा जाता है। उनको वनवासी कहा जाता है, उनको हिंदू समाज का हिस्सा मानते रही है संघ परिवार हमेशा से। ओबीसी का क्या होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन के बारे में जब कोई सरकार की तरफ से बात करता है तो उनको ठोस बात करनी पड़ेगी। अभी कई सारे और चीजें होने वाली हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर सरकार का क्या फैसला होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कास्ट बेस्ड सेंसस का आपने जिक्र किया, इसको लेके एक काफी हद तक पॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस हैं, और पार्टीज जो खासतौर से बिहार में जो पुश कर रहे हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी अपने आप को डिफेंसिव में महसूस कर रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से जो नाराजगी भगत जी को मोहन भागवत जी ने फेस की थी 2015 में, उसको एक तरह से उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मतलब एक तरह से रिट्रीव वापस लेने के लिए, क्योंकि पीरियड बहुत ही ये बहुत ही नाजुक समय है। भारतीय जनता पार्टी के एक्शंस को देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गई है। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट लग रही थी 2024 की, वैसी स्थिति में नहीं है। विधानसभा के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां रिजर्वेशन एक मेजर इशू होता है। तो इन सब चीजों को रख के भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई परेशानी ना हो, उसके दिशा में मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को मैं देखता हूँ। बिल्कुल। बातचीत आगे बढ़ाने के पहले, विजय त्रिवेदी से सवाल पूछने के पहले मैं बता दूं कि 1981 में जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी तो उसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था, और साथ ही साथ 1985 में भी अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उन दोनों का जिक्र कर देते हैं। 1981 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव आया था, निष्पक्ष सामाजिक चिंतकों की कमेटी बने जो आरक्षण से उपजी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे और हरिजन और आदिवासी लोगों के उद्धार के लिए सकारात्मक सुझाव दे। यानी जो बात 2015 में जो मोहन भागवत ने कही थी कि समीक्षा की बात है, तो वो 1981 में भी प्रतिनिधि समाज, जो आरएसएस की सबसे बड़ी संस्था है,
उसमें भी कही थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो गहराई से सभी कोणों से अध्ययन करे। बैठक जब 1985 में अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल बैठी तो उसमें फिर प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक इस बात को पुनः दोहराती है कि सरकार श्रेष्ठ और निष्पक्ष लोगों की कमेटी बनाए जो गहराई से सभी कोणों से अध्ययन कर आरक्षण नीति पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करे। इसी के साथ साथ एक और प्रस्ताव भी इसमें पास हुआ था, वो ये था कि आरक्षण नीति को इस तरह से बनाया और स्वीकृत किया जाए इससे समाज के पिछड़े और बहिष्कृत भाइयों का उद्धार हो और सामाजिक समरसता मजबूत हो, लेकिन इसको राजनीतिक लाभ के लिए इस हद तक खींचा गया है कि हास्यास्पद बन गया है। विजय त्रिवेदी जी, 1981 से लेकर 2015 तक, बल्कि हम ये कह दें कि इस बयान के आने तक यही एक स्टैंड था आरएसएस का कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण नीति है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि नीलांजन जी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी स्ट्रेस पे है, एक प्रैग्मेटिक स्टैंड है, शायद राजनीति में बदलाव आया हुआ है। तो क्या ये आरएसएस भी उस 2024 के चुनाव के मद्देनजर अपने स्टैंड में बदलाव कर रही है? देखिए, नीलांजन जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से सारी चीजों को रखा। उससे थोड़ा सा जो कुछ बच गया है वो मैं एक बार समझा, मतलब कोशिश करता हूँ बताऊं इस बात को, बाकी फिर हम लोग करते हैं। आरएसएस और आरक्षण को समझने के लिए ये मतलब कि उनका स्टैंड क्या रहता है, इसको समझने के लिए आरएसएस का जाति को लेकर क्या स्टैंड है वो समझने की जरूरत है। आरएसएस का जाति को लेकर स्टैंड ये कि जाति मुक्त व्यवस्था हो, ये हमेशा से उनका स्टैंड रहा है और वो लगातार ये कोशिश करते रहे। इसका पॉलिटिकल मायने भी हो सकता है कि वो हिंदुओं को एक छतरी के नीचे रखना चाहते हैं और ताकि जातियां खत्म हो। इसका जो सबसे बड़ा मतलब इवेंट कहना चाहिए वो था राम जन्मभूमि रथ यात्रा, राम जन्मभूमि आंदोलन। राम जन्मभूमि आंदोलन राम जन्मभूमि निर्माण और बाबरी मस्जिद गिराने के लिए तो था ही, लेकिन वो भी हिंदुओं के एकीकरण के लिए था। और यदि आपको याद हो तो पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में जाति व्यवस्था बैक बर्नर पर चली गई थी उनके हिसाब से, उसको समाज के हिसाब से मत देखिए। और हिंदू एक बनकर आया था, जो पूरा हिंदू समाज है वो उस आंदोलन में जुड़ गया। ये हुआ उनके साथ 1990 में, कह लीजिए 89-90 में। और राम जन्मभूमि आंदोलन का मकसद बड़े तौर पर यही था। विश्व हिंदू परिषद के उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल साहब, वो उसके बाद गए थे अमेरिका एक बार। तो अमेरिका में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था 92 के बाद। उसमें उन्होंने इसी बात का जोर दिया कि ये बाबरी मस्जिद उसका एक साइडलाइन इफेक्ट है, इसका मकसद हिंदुओं का एकीकरण है, हिंदू एक छतरी में रहे, जाति व्यवस्था में नहीं रहे। इससे 7 साल 8 साल पहले, ये 90 की बात है, तो 15 साल 20 साल पहले 74 की मैं बात आपको याद दिलाता हूँ, नीलांजन सर को याद होगी कि 1974 में बसंत व्याख्यानमाला हुई थी पुणे में। बसंत व्याख्यानमाला पुणे की बहुत महत्वपूर्ण वो है कैलेंडर, जो 100 साल से चल रहा था, जिसमें एक विषय पर किसी बड़े व्यक्ति से बात होती है। उसमें बाला साहब देवरस को उस वक्त बुलाया गया और बाला साहब देवरस से कहा कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं छुआछूत पर बोलूंगा, अनटचेबिलिटी। ये उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से रखा और उसकी जो पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी भाषण था वो अलग है, लेकिन उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को अगर जो लोग पाप नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई चीज पाप नहीं। और उन्होंने कहा, उसके बाद एक बड़ी संघ के नेताओं की, पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की, तो और कहा कि भाई ये लोग कैसे बात करते हैं, बिहेव करते हैं जो जाति में नीचे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि ये लोग ने जो सहा है 100 साल 200 साल 500 साल, उसका ये रिपरकशन है, और अगर वो अगले 500 साल भी आपको गाली दें तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात। एक और बात जोड़ देता हूँ, जो 4 साल 5 साल पहले मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के चीफ हैं, जिनका जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कि हमें जो नया अभियान चलाना चाहिए वो है हर गांव में एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। वो भी यही था कि मतलब जातियों को लेकर छुआछूत नहीं, मतलब जातियों का बंटवारा नहीं। ये तो है जाति को लेकर उनकी सोच, ठीक है। लेकिन जातियों के ना बटे, इसलिए वो हमेशा सोचते कि आरक्षण की वजह से जातियां बढ़ती है। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो लोग आंदोलन के विरोध में थे, उसमें मैं ऐसा समझता हूँ, जो मेरी जानकारी है, कि आरएसएस के एक पीछे से समर्थन था, आरएसएस उसमें सामने नहीं आई। वो भी उसी की वजह थी कि इससे हिंदू समाज ना बटे। तो हिंदू समाज ना बटे, ये उनका फोकस है, और इसलिए वो बार बार अलग अलग तरीके से कहते हैं। लेकिन जो अब ताजा बात है, ये वो बिल्कुल ठीक है नीलांजन जी ने जो कहा
कि अब ये पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है। इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि अब उनको लगता है कि ये जरूरत है। 2015 में जब छाछ से जल जाते हैं, दूध से जल जाते हैं, तो छाछ को फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। और अब 2024 में ऐसी स्थिति आ गई है कि ये आपको स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा। और आरएसएस चीफ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि सब लोग अब ये समझ जाए कि हम लोग आरक्षण के साथ है। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दूं, अभी मोदी सरकार ने ही जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए बढ़ाया था SC ST के लिए, इसलिए स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। फिर ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, ये भी मोदी सरकार ने बनाई है और वो अभी प्रेसिडेंट को सौंप दी है। और मुझे लगता है स्पेशल सेशन में या उसके दौरान उसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। और उसको एग्जीक्यूशन के लिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना को शुरू किया। तो ये सारा उसका एक डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल, आपने कहा ये डेवलपमेंट है, बट निरंजन, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आरएसएस ने कभी खुलकर आरक्षण का समर्थन कभी नहीं किया। जो बात अभी विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि जाति को खत्म, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदू समाज को एक करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, लेकिन जाति तोड़ने के पक्ष में वो भी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उनको लगता है कि जाति प्रथा की वजह से हजारों साल से हिंदू समाज एक रहा है। वो एक बड़े संगठन के तौर पर इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो और अगर उनका व्यवहार अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें तो मोदी जी के आने के पहले थोड़ा और समय तक अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो जाति आधारित राजनीतिक दलों को जिस नजर से वो देखते हैं, एक तरीके से अगर इस्तेमाल करूं बुरा शब्द है, लेकिन हिकारत की नजर से देखते हैं। चाहे वो मायावती की पॉलिटिक्स हो या फिर मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स हो या लालू यादव की पॉलिटिक्स है, कंटेम्प्ट है उसमें और उनको मानते हैं घोर जातिवादी लोग हैं। उस संदर्भ में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आरएसएस के इस सोच में या ग्राउंड लेवल पे दिखाई पड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव तो तब होगा जो विजय जी ने कहा कि जाति के प्रति क्या एटीट्यूड है। तो जाति के प्रति एटीट्यूड क्या बदला है, उसका मूल्यांकन हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए अलग किस्म के बयान मोहन भागवत जी को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को देना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकड्रॉप विजय जी ने बहुत सही 1974 में बाला साहेब देवरस की वसंत व्याख्यानमाला का जिक्र किया। उसका बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप है 1969 में जब गोलवालकर सरसंघचालक थे, तब उन्होंने एक मराठी अखबार को एक इंटरव्यू दिया था जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। बहुत लंबा इंटरव्यू था। उसमें मोटे तौर पे उन्होंने पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया। उन्होंने ये यहाँ तक कहा था कि वर्ण व्यवस्था अगर भगवान का बनाया हुआ तो उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इंसान उसे खत्म करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, इंसान को नहीं करना चाहिए। और कहा था कि राष्ट्र जो है वो एक विराट पुरुष है और उस विराट पुरुष में 4 वर्ण होते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया। जलील साहब को इंटरव्यू दिया था, विशेष जलील साहब को इंटरव्यू दिया था, बड़ा इंटरव्यू था जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, बहुत कंट्रोवर्सी। देवरस साहब ने उसको कंट्राडिक्ट कर दिया था। देवरस जब बाद में आए तो उनका हम इसको नहीं मानते। हाँ, उसको उन्होंने नहीं माना, लेकिन उसके बाद लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उन्होंने बोल दिया कि नहीं माना, लेकिन हमको जो विजिबल पैरामीटर दिखाई देती है, क्या उसमें परिवर्तन आया, क्या संघ के लीडरशिप में उनका जो ब्राह्मण डोमिनेशन था क्या वो कम हुआ, उस समय नहीं नजर आता है। क्या किसी प्रोग्राम्स में बाकी समाज में के बाकी अन्य जातियों की तरफ जाने की कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। ट्राइबल के अलावा बाला साहेब कुछ और इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं। क्राइसिस फिर से आती है 1981 में जब मीनाक्षीपुरम मास कन्वर्जन्स होते हैं। तब फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि हमको जाति के बेसिस पे जो डिविजन्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो खत्म करने की कैसे कोशिश करें कि हम कॉमन आइडेंटिटी, मतलब जो एक पैन हिंदू आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे कुछ हम आंदोलन या किसी तरह से हम लोग एकत्रित करने की कोशिश करें कि जाति की जो आइडेंटिटी है वो छोटी हो जाए और उसके ऊपर एक ऑल एनकम्पासिंग एक हिंदू आइडेंटिटी। तो क्या होता है कि 1983 में ये लोग वो एकात्मता यज्ञ निकालते हैं जो अलग अलग जगहों से यात्राएं करते हैं। पवित्र जिन नदियों को पवित्र मानते हैं वहां से जल लेके प्रोसेशन में जाते हैं, नागपुर में मिलते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। उस पीरियड में इंदिरा गांधी का भी थोड़ा सा मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव हो रहा है। डॉक्टर करण सिंह उनकी तरफ से विराट हिंदू सम्मेलन के
एक्टिव हो जाते हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिलती है। उसी बीच में अयोध्या का मुद्दा भी उभर के आता है। 1984 के शुरुआत के महीनों में एक तरह से आइडेंटिफाई होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग भी होती है। कुछ कांग्रेस के पुराने नेता जैसे दाऊदयाल खन्ना और हमारे जो गुलजारी लाल नंदा जो बीच में जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ये लोग मुद्दा लेके आते हैं। इंदिरा गांधी को पिटीशन दिए जाते हैं कि अयोध्या में वहां पे राम जी की जन्म स्थान है वो हिंदुओं को दी जाए, उसको लेके शुरू होती है। बिहार के सीतामढ़ी से यात्रा शुरू होती है, आते हैं दिल्ली, काफी मतलब एक तरह से कैंपेन काफी सक्सेसफुल होता है। दिल्ली के बाहर आके वो कैंप करते हैं और इंदिरा गांधी को जाके 31 अक्टूबर 1984 को मेमोरेंडम देने वाले होते हैं। इंदिरा गांधी की सुबह सुबह हत्या हो जाती है और आंदोलन जो है पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज पे चला जाता है। उसके बाद फिर से मौका मिलता है कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालने का जब शाहबानो का केस आता है और फिर से राजीव गांधी की सरकार गलतियां करती है कि एक तरफ से उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के प्रति हमने कॉम्प्रोमाइज किया, शाहबानो के केस को एनल जजमेंट को एनल करा के, और उसी तरह से फैसिलिटेट करा देते हैं किस तरह से बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा था दिसंबर 1949 में उसे खोल दिया जाता है और हिंदू जो डेवोटीज हैं उनको वहां पे दोबारा से जाके पूजा अर्चना करने का मौका मिलता है। तो ये है उसका सारा बैकड्रॉप। पूरे इस प्रोसेस में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कास्ट का जो है उसमें ये कोशिश होती है, कोई डायरेक्टली बोलता नहीं है कि जाति को खत्म करना चाहिए। सबसे पहली बार जो हमको दिखाई देता है कि जो अपना जो सोशल कॉम्बिनेशन है ये एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देता है। 1989 में जब शिलान्यास होता है तो कामेश्वर चौपाल जो दलित कम्युनिटी के हैं उनसे शिलान्यास कराया जाता है और 1991 में के चुनाव में जो रथ यात्रा के बाद जो चुनाव होता है उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में कास्ट कॉम्बिनेशन पर ध्यान दिया और एक नया फेज हम लोगों के राजनीतिक हमारे जर्नलिज्म में इंट्रोड्यूस हुआ, सोशल इंजीनियरिंग। जी, सोशल इंजीनियरिंग वही था कि मतलब हमको सबको लेके चलना है और सिर्फ बोलना नहीं है कि लेके चलना है, लेकिन उनको नॉमिनेट करना, उनको टिकट देने। कल्याण सिंह ओबीसी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वहां से सारा शुरू होता है। जो संघ का जो रीच आउट हुआ है भारतीय जनता पार्टी करती है और पूरे आरएसएस के सपोर्ट के साथ, लेकिन फिर भी एक तरह से अपने इंटरनल संगठन के अंदर एम्बिवेलेंस बनी रहती है। अभी भी हमको बाय एंड लार्ज अपर कास्ट डोमिनेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडरशिप में दिख रही है। विजय जी, ये जो इसका मतलब ये माना जाए कि अब प्रेशर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या क्या ये माने कि ये इंडिया गठबंधन की वजह से प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी इसकी वजह से दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने भी एक तरीके से लिखा कि नरेंद्र मोदी विधानसभा का चुनाव जीतने के अब एकमात्र करेंसी नहीं रह गए हैं, या ये कहा जाए कि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार कास्ट सेंसस की बात हो रही है, राहुल गांधी ने भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसकी मांग की है, तो इन सब चीजों को लेते हुए संघ परिवार ने 2024 के चुनाव को बीजेपी को जिताने के लिए ये बात बड़ी मजबूती के साथ रखी। यहां ये कहना कि अगले 200 साल तक भी अगर आपको झेलना पड़े तो आप झेलिए, मतलब एक तरीके से अपर कास्ट को बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है और दलितों को साफ तौर मैसेज दिया है कि हम आपके दर्द को समझते हैं और हम अगले 200 साल तक उस दर्द को झेलने के लिए भी तैयार। ये छोटा स्टेटमेंट मेरी नजर में नहीं है। तो क्या ये 24 के चुनाव के मद्देनजर है पूरी तरीके से? नहीं, मुझे लगता है आपने जितने कारण गिनाए वो सब कारण शामिल है इसमें। मतलब इसमें कोई एक कारण नहीं है, सब कारण इसमें शामिल हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। उसमें से कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर आप इनकार करें, पहली बात। पर सिर्फ 2024 का चुनाव ही नहीं, मुझे लगता है ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो नीलांजन दा कह रहे हैं कि एम्बिवलेंस था या एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, लोगों को लगता है कि इस तरह से नहीं हो रहा, उस कंफ्यूजन पर से धूल हटाने का या तरीका बताने के लिए कि ये किया जा रहा है। दो चीजें मैं कहता हूँ, दो पक्ष हैं। एक, जब दादा ने बात कर ली गोलवलकर की, मैं भी वहां पर जिक्र करा था, लेकिन मैंने कहा बहुत पीछे चले जाते हैं। गोलवलकर का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा यदि 1 मिनट लें तो, कि जब संघ की स्थापना हुई, आप वहां से देखिए गोलवलकर कहाँ से ले रहे हैं इस बात को। एक तो गोलवलकर खुद ही आध्यात्म और सुपर उसमें चलते थे, लेकिन जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की तो उसमें पहली बात थी जो सिलेक्शन, शायद दादा ने भी पढ़ा है, कि बेस्ट लोगों का सिलेक्शन किया जाए।
है ना। और बेस्ट का मतलब उस समय का यदि पूरा प्रोसेस देते हैं तो वो अपर कास्ट का प्रोसेस है, जिसमें अपर कास्ट लोगों को लिया गया, जिसकी छाया अभी तक चल रही है। तो वहां से गोलवलकर तक आते आते वो बात चल रही है जो वर्ण व्यवस्था को लेकर, मोहम्मद जलील है शायद उनका नाम, जिसका इंटरव्यू हुआ और जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि उसके बाद जब बाला साहब देवरस का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि हम इस बात को नहीं मानते वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, दो चीजों पर आपको बहुत कंफ्यूजन क्या है कि अभी यदि इसको प्रैक्टिकली देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब 68 मुख्यमंत्री बनाए अब तक सब राज्यों में मिलाकर पिछले 75 साल में, 60 से ज्यादा। उसमें से 45 से ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी, पिछड़े, दलित है, ये फैक्ट। ठीक है, आज 2019 को देखें तो उसके सबसे ज्यादा एमपी दलित और पिछड़े हैं। ठीक है, वो तो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 303 एमपी हो गए तो सबसे ज्यादा एमपी उनके हैं। विधानसभाओं में उनकी स्थिति यह है। दलित नेताओं में, पिछड़े नेताओं में, मतलब दलित, पिछड़े, ओबीसी सबको जोड़ लें तो उमा भारती, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तरीके के लोग हैं। ये सारा उनका प्रैक्टिकल है। गोविंद, जो सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, वो गोविंद आचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम शब्द दिया और उस समय उन्होंने बड़ा काम इस पर सोशल इंजीनियरिंग किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ा। और फिर उसका दूसरा कदम उठाया गया जब 2014 के चुनावों से पहले अमित शाह को जिम्मेदारी मिली, तो जनरल सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश के, प्रभारी भी रहे, मतलब जनरल सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के प्रभारी। तब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को एक्सपेंड किया और उसमें खासतौर से ध्यान रखा कि जो जातियां या जो पार्टियां अभी जातिगत पिछड़ी जातियों पर, दलित जातियों पर, ओबीसी पर काम कर रही हैं, उसमें भी जो जातियां बच गई है उनको अपने खेमे में लाया जाए। वो एक बड़ा काम किया जिससे बीजेपी का बड़ा बेस बढ़ा, खासतौर से इन जातियों। लेकिन मैं जो दुविधा समझता हूँ संघ की वो ये कि पिछले अब तो 100 साल हो जाएंगे, 98 ईयर्स हो गए। संघ की नीयत पे मैं शक नहीं कर रहा। और संघ में एक और बात है कि जाति व्यवस्था का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ जाति पर कोई चर्चा नहीं होती आमतौर पर, और न जाति की पहचान, ये भी फैक्ट है। लेकिन पिछले 91 साल में मैं कभी नहीं देखता कि संघ ने कोई भी सोशल रिफॉर्म का बड़ा मूवमेंट किया जाति को लेकर, खासतौर से यदि जाति की बात करें, जातिगत अत्याचार की बात करें। पिछले 98 साल में बहुत सारे कदम उठाए। कामेश्वर चौपाल का जो कदम था वो बहुत बड़ा। आप सोचिए, राम मंदिर की शिलान्यास में किसी दलित को शिला रखवाना बहुत बड़ा, मतलब ऐतिहासिक कदम है कायदे से। और उसमें काफी विवाद भी हुआ था, काफी झगड़ा भी हुआ। और कामेश्वर चौपाल को तो अभी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया उसका भी मेंबर बनाया, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में से रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा किया हो, और मैं संघ को इस चरित्र को नहीं समझ पाता। नीलांजन जी ने बहुत स्टडी किया, वो समझा सकते होंगे कि कोई भी मूवमेंट हो, महिलाओं को लेकर बात होती है, आज महिलाओं की हम बात नहीं कर रहे, महिलाओं को लेकर भी संघ ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा किया। दलितों और जाति आरक्षण के खिलाफ कोई, मतलब सपोर्ट में, या जातियों के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा किया नहीं है। बल्कि उनके मूवमेंट जो है पॉलिटिकल चलते रहते हैं, भले ही वो अपने आप को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। जो सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया उन्होंने गो हत्या के खिलाफ, लेकिन वो उसके लिए कोई बलिदान संघ ने दिया हो ऐसा नहीं है। और जब वो पहुंचा था एक पीक पर, वहां पर से वो विड्रॉ कर लिया। आज तो हम बीफ खाने के लिए भी तैयार हैं जहां जरूरत हो। ठीक है, तो ये दुविधा जो है वो संघ में हमेशा बनी रहती है। वो सोशल रिफॉर्म को बहुत आराम से करना चाहते हैं, जबकि सोशल रिफॉर्म के लिए आपको एक बड़े, जो हमें ना पसंद हो वो भी करना पड़ता है। वो काशीराम करते हैं, वो अंबेडकर करते हैं, और तमाम तरीके के जो दलित करते हैं वो करते हैं। बट विजय जी, जहां पे आपने बात खत्म की, बात नीलांजन दा, आरएसएस में और बीजेपी में एक शब्द को मैं कभी नहीं सुनता, वो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। वहां या तो कभी कभी सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो जो आरक्षण को लेके या पिछड़ों को लेके या दलितों को लेके जो दृष्टि काशीराम की है, या जो दृष्टि राम मनोहर लोहिया की है, और जो आरएसएस की दृष्टि है, उसमें क्या बुनियादी फर्क आप देखते हैं? विजय जी ने कहा कि वहां सोशल रिफॉर्म नहीं है, मान लिया, लेकिन यह भी देखने में आता है कि वो कामेश्वर चौपाल से करा देते हैं, वहां जाति छुआछूत नहीं उनके संगठन मानी जाती है। सोशल रिफॉर्म को लेकर पीक तक नहीं जाते, वो लड़ाई नहीं लड़ते उसकी। जी, सोशल जस्टिस वो फ्रेज मतलब अपने राजनीतिक रेटोरिक में इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इसकी कॉपीराइट उनके पास नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थर्ड फ्रंट जो कभी होती थी। ये एसेंशियली विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया था, तब उसके सपोर्ट में जिन लोगों ने बात उठाई थी, और उस समय आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई बिल्कुल मौन थी जब
उस गोस्वामी नाम के जो युवा ने दिल्ली में राजीव गोस्वामी की थी। राजीव गोस्वामी का जी जी तब कोई बयान नहीं आया था फॉर्मली कंडेम करते हुए या विश्वनाथ प्रताप सिंह के फैसले को सपोर्ट करते हुए। और अब अडवाणी जी के जो ऑटोबायोग्राफी है उसको अगर आप उठा के देखें तो जिस तरह से वो बहुत कैंडिडली बताते हैं कि वो कितने परेशान थे कि क्या किया जा सकता है। एक दिन सुबह नाश्ता कर रहे थे तो उनकी पत्नी भी थी, वो देख रही थी। उसी समय प्रमोद महाजन आते हैं और फिर अचानक वो चर्चा करते करते बात निकल के आती है कि यात्रा करनी चाहिए, तो यात्रा कैसी करनी चाहिए। प्रमोद महाजन बताते हैं कि पैदल नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत कम डिस्टेंस जा सकते हो। उससे पूरा जो सोमनाथ टू अयोध्या का जो यात्रा है वो कॉन्सेप्चुअलाइज होता है। और वो था एक्चुअली जो तरह से हम कहते हैं कि जो हिंदू यूनिफिकेशन मूवमेंट का जो टर्निंग पॉइंट था वो था, क्योंकि सडनली जाति का जो डिविजन थे जो मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखने को मिल रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और एक पैन हिंदू आइडेंटिटी को लेके जिसमें राम मंदिर बनना चाहिए उसको लेके वो आंदोलन चलता है। फिर उसके बाद जाके खत्म होता है। पीरियड में कई सारे परिवर्तन आते हैं। समस्या मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो संघ का जो केडर का जो कोर है उसकी मानसिकता अभी भी सवर्ण है और सवर्ण पेट्रियार्कल सोच। हमको पता है कि महाराष्ट्र में खासतौर से पश्चिम भारत में जब आरएसएस बिल्कुल नई नई बनी थी उस समय सावरकर आपको याद होगा कि उनको रत्नागिरी में एक तरह से ओपन जेल में रखा गया था कि मतलब घूम फिर सकते थे, लोगों से बातचीत कर सकते, लेकिन रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते थे और किसी डायरेक्ट राजनीति के किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। तो उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट रत्नागिरी में उसको सपोर्ट किया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। महाराष्ट्र में झुमका बाखर करके सोशल मूवमेंट्स की का ट्रेडिशन है। संघ की तरफ से बात जरूर हुई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कभी बेटी रोटी का रिश्ता एस्टैब्लिश करने के अपने कार्डर में उसकी कभी नहीं की गई कि आप साथ बैठ के रोटी तो खा लेंगे। नेता देखने को मिलते हैं आपको, मतलब भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ के, आपको दुनिया भर के फोटो मिल जाएंगे कि गांव में गए, दलित के घर में गए और जाके वहां थाली खाई। उसको लेके कई बार उनके जो फोटो जो कैंपेन्स रहे उसको वो बैकफायर भी किए क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली स्टेज मैनेज था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि संघ की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेटी का रिश्ता भी बनाए। मतलब आप अपने जाति के बाहर, और वो भी जिनको आप पिछड़े लोग मानते हैं, उनके परिवारों में आप अपने बेटी की शादी कराएं, वो बिल्कुल नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक कंपल्शन की वजह से आप बयान तो देते रहते हैं, लेकिन अपने कोर बिहेवियर में ना खुद बदलाव लाते हैं, ना अपने केडर को आप बोलते हैं कि आप अपना बदलाव लाइए। और जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आपका पॉलिटिकल जो हायरार्की है हमारा, इसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा, ये मुझे लगता है। विजय जी, आखिरी सवाल, क्या 2024 में इसका फायदा मिलेगा जो मोहन भागवत ने बयान दिया है? इससे पहले एक बात बता दूं मैं कि जो निरंजन जी ने जिक्र किया कि शादी का बात, शादी बेटी और जातियों की, 2017 में जब व्याख्यान माला हुई थी दिल्ली में विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी, तो उसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में इसी बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हम जातियों के और समाज के विभेद के खिलाफ हैं और अंतर जो जातीय विवाह जो है, इंटरकास्ट मैरिजेज है, संघ में ज्यादातर कार्यकर्ताओं जिन्होंने शादियां की है वो इंटरकास्ट मैरिजेज की, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं करते, ये उनका कहना था। ठीक है, और इस पर बड़ी चर्चा उन्होंने की कि इंटरकास्ट मैरिजेज के न तो हम खिलाफ हैं, बल्कि हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेज करते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि उसमें परेशानी क्या है कि थॉट प्रोसेस जो ऊपर से चला हुआ है वो लिप सर्विस के बाद अभी तक कैडर में एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसको मैं बार बार करता हूँ। वो मुसलमानों को लेकर भी वही है, वो दलितों को लेकर भी वही है, महिलाओं को लेकर भी वही है। तीनों चीजों पर स्टैंड बदल गया है संघ का, यदि माने जाए तो, लेकिन फिर भी वो स्वयं सेवक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आपका सवाल 2024 के चुनाव में,
मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो नुकसान हो सकता था, क्योंकि जातिगत जनगणना से इंडिया गठबंधन जो है उसने इस इशू को हाईजैक करने की कोशिश की, कितना किया नहीं किया उसका एक नतीजा तो आज आप देख रहे हैं। घोसी के उपचुनाव का नतीजा आया है जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी त्रिपुरा में 2 सीटें लेफ्ट से मिल गई हैं, उसका भी एक वो है जस्टिफिकेशन, लेकिन घोसी की सीट जो है वो एक वार्निंग सिग्नल भी है। ठीक है, तो जातिगत जनगणना का बड़ा इशू हो गया। अशोक गहलोत कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सके या उससे जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, इस पर ये एक्सरसाइज मुझे उसका हिस्सा लगता है कि कम से कम उस नुकसान से तो बचा जाए। कितना फायदा होगा नहीं होगा वो तो फिर टिकट के बंटवारा और वो जो सारा काम होता है, ये सोशल इंजीनियरिंग का काम नहीं है ना। इलेक्शन केवल सोशल रिफॉर्म का काम नहीं है, वहां पर विनेबिलिटी का काम है। तो वहां कौन जीत रहा है कौन नहीं हार रहा वो सब होगा, लेकिन कम से कम उसको एक स्टेप है। क्योंकि आप फिर से 2015 को याद कीजिए, 2015 में एक बयान ने पूरे के पूरे हवा को बदल दिया था। तो आज वो उस रिस्क पे नहीं जाना चाहते कि आप फिर से कोई प्रोग्राम कर रहे हो कहीं नहीं। संघ जो है जातिगत जनगणना के भी खिलाफ है और जातियों का जो आरक्षण है उसके भी खिलाफ है। तो उस खतरे को भापते हुए शायद ये इतनी सफाई से इतनी मजबूत तरीके से मैंने कभी संघ का बयान ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल, जो बात विजय जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जाहिर सी बात है तीसरा टर्म होगा और अभी तक के जो उनके हिंदुत्व के जो उद्देश्य थे या मकसद या टारगेट थे उसको भी आगे बढ़ाने में पूरा करने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन अगर 2024 में अगर वो किसी तरीके से हारते हैं तो उसको बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। ऐसे में न केवल नरेंद्र मोदी का 2024 में जीतना जरूरी है बल्कि संघ के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू एकता की जो बात करते हैं उसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में ये जो बयान दिया गया है इसका उससे भी एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, नीलांजन जी, इस पूरी बातचीत में शामिल होकर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।